हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, कल यानी कि 15 मार्च को है ईटीटी 23 चोट की कोर्ट में सुनवाई फॉर दी क्लेरिफिकेशन। तो चाहे आप ईटीटी 23 चोट में बीएड के कैंडिडेट हो, एनआईयूएस के कैंडिडेट हो या फिर ईटीटी के कैंडिडेट हो, आप सभी के लिए कल की सुनवाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और न सिर्फ ईटीटी 23 चोट के लिए, ईटीटी 5994 के लिए भी कल की सुनवाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा ईटीटी 5994 की कट ऑफ पे। तो कल की सुनवाई आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल की सुनवाई में क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटी है, किसके फेवर में डिसीजन आने की ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रहेगी, क्या डिसीजन लिया जा सकता है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है इन सभी मैटर्स के ऊपर। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। तो वीडियो को आगे कैरी ऑन करने से पहले देखिए, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप जो भी पूरी वीडियो है ये पूरी अच्छे से ज़रूर सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखे बिना ही कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरीज है, उन सभी के जो आंसर है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा देखिए, इस वीडियो में जो भी मैं आपको बातें बताऊंगी वो बिल्कुल जो ऑथेंटिकेटेड, जो रियल, जो फैक्ट बेस्ड बातें हैं वो आपको वो बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं न तो बीएड कैंडिडेट को फेवर कर रही, न मैं ईटीटी कैंडिडेट को फेवर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट ना कीजिएगा कि आप बीएड कैंडिडेट को सपोर्ट करते हो, एनआईएस को करते हो या किसी और को। तो मेरा जो मेन मुद्दा है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि जो रियल ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिसंबर 2023 में ईटीटी 23 चोट की रिक्रूटमेंट बहाल होती है और डिपार्टमेंट को 2 मंथ्स का टाइम दिया जाता है कि 2 मंथ्स में ईटीटी 23 चोट की रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कर लिया जाए। पर जैसा कि आपको पता है कि ईटीटी 23 चोट की रिक्रूटमेंट में बहुत सारे एनआईयूएस और बीएड के कैंडिडेट भी थे जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी। अब मेन क्वेश्चन उठता है कि बीएड और एनआईयूएस कैंडिडेट को क्या रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाए। क्योंकि देखिए, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है फॉर द बीएड कैंडिडेट और नवंबर 2023 में डिसीजन आता है फॉर द एनआईयूएस कैंडिडेट। तो और जो डिसीजन आया है वो आप सभी को काफ़ी अच्छे से पता है कि क्या डिसीजन आया। उसके बाद देखिए, मेन मुद्दा उठता है कि क्या इन कैंडिडेट को ईटीटी 23 चोट में ज्वाइनिंग दी जाए। तो इसी को लेकर देखिए क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ने अपने बिहाफ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया। और देखिए, इस तरह की मैटर में डिपार्टमेंट अपने बिहाफ पे डिसीजन ले भी नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ जो भी हुआ है कोर्ट के थ्रू हुआ है। तो इसमें अच्छी बात यही रहती है कि कोर्ट ही इस चीज़ को क्लेरिफाई करे। तो मेनली क्या किया गया, लास्ट में कोर्ट पहुंचा गया कि कोर्ट में याचिका दायर की गई कि ईटीटी 23 चोट में एक क्लेरिफिकेशन दी जाए कि किन्हें तो रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाए और किन्हें ना किया जाए। मेन मुद्दा यही है। और कल की जो सुनवाई में मेन जो कंसर्न रहेगा वो इसी मैटर पे रहेगा कि बीएड और एनआईएस कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट में शामिल करना है या नहीं करना है। तो थोड़ी सी देखिए, हम इसके बारे में थोड़ी सी टाइमलाइन समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक कैसा क्या पूरी प्रोग्रेस रही है। डिफरेंट स्टेट वाइज भी देखिए, काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं जो आपने देखी होगी जहाँ पे बीएड कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट में शामिल किया गया है। काफ़ी ऐसी स्टेट्स भी है जहाँ पे बीएड कैंडिडेट को शामिल नहीं किया गया। और इसी बीच देखिए, कुछ ऐसी स्टेट भी है, पंजाब जैसी, जहाँ पे बीएड और एनआईएस किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। न तो किसी के फेवर में कोई बात आई, न किसी के अपोजिशन में कोई बात आई है। मेन मुद्दा यही रहा कि अब क्या किया जाए बीएड और एनआईएस कैंडिडेट का। तो इसी को लेकर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो पूरा मुद्दा जो चला 11 जो अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है, उसमें कहीं भी ये बात क्लेरिफाई नहीं की जाती कि जो ये डिसीजन है ये रिट्रोस्पेक्टिव लागू होगा या फिर प्रोस्पेक्टिव। तो देखिए, वैसे तो मैंने आपको पीछे काफ़ी वीडियो में रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का मैंने डिसीजन आपको बताया है कि क्या होता है। बाकी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बिल्कुल क्रैक्स में थोड़ा बता देती हूँ क्या होता है। देखिए, अगर डिसीजन रिट्रोस्पेक्टिव लागू होता है तो इसका मतलब ये होगा कि एनसीटीई का जो 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था उसी डेट से बीएड कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा। और प्रोस्पेक्टिव अगर डिसीजन आता है तो सिंपल सा होगा कि 11 अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद बीएड कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा। इसी को लेकर देखिए, याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें टाइम टू टाइम सुनवाई भी हुई। मेन मुद्दा यही था कि कब से बीएड कैंडिडेट को बाहर किया जाए, इस पे फाइनली डिसीजन लिया जाए कि कब से ये जो रूल है ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो इसी को लेकर देखिए, जो लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी उसमें मेन इशू यही था कि जो कह सकते हैं जो बीएड की तरफ से जो वकील थे उनका मेन कंसर्न यही है कि इस डिसीजन को प्रोस्पेक्टिव लागू किया जाए। यानी कि जो कैंडिडेट पहले ज्वाइन कर चुके हैं, जिनकी रिक्रूटमेंट पहले आई थी इस डिसीजन से, उन कैंडिडेट को कहीं ना कहीं राहत दी जाए, उन कैंडिडेट को कंसिडर किया जाए।
इसी को लेकर देखिए जो पूरी जो सुनवाई चली उसमें मेन जो लास्ट में जो कंक्लूजन जो निकला या फिर जो फाइनली जो डिसीजन लिया गया, वो डिसीजन मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि क्या लिया गया। देखिए सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने डाटा मांगा है गवर्नमेंट से कि आप मुझे एक डाटा अवेलेबल मुझे हमें करवाइए कि अभी तक कितने ऐसे बीएड कैंडिडेट हैं जो कि एज ए पीआरटी ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि जो एज ए पीआरटी ज्वाइन कर चुके हैं उसका डाटा मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो इससे देखिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद बीएड कैंडिडेट के लिए कुछ पॉजिटिव कुछ उम्मीद देखने को मिले कि जो उन्होंने पहले आई थी वहाँ पे कुछ पॉजिटिव देखने को मिले। बट यहाँ पे देखिए ईटीटी 23 चौंठ की अगर मैं बात करूँ तो ईटीटी 23 चौंठ में जैसे कि आपको पता है कि अभी तक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो इन कैंडिडेट को कंसिडर नहीं किया जाएगा उस कैटेगरी में। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है ये ईटीटी 23 चौंठ के कैंडिडेट के लिए तो पॉजिटिव नहीं है। सेकंड थिंग देखिए एक बात आती है कि ब्रिज कोर्सेज की, कि ब्रिज कोर्स करवा के बीएड के जो कैंडिडेट है जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं या फिर जिनकी रिक्रूटमेंट पहले हो चुकी है उसके ऊपर कुछ डिसीजन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को भी रखा गया। तो मेन बात यही थी कि देखिए अभी तक पूरे इंडिया में कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट या फिर ऐसी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है जो कि ब्रिज कोर्स करवाती हो। यानी कि एनसीटीई ने जो 2018 में अपना नोटिफिकेशन जारी किया था और जिसमें बोला गया था कि हम ब्रिज कोर्स करवाएंगे, आज तक कभी भी कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट ने या फिर कहीं भी किसी स्टेट ने आज तक ब्रिज कोर्स जैसी कोई चीज़ नहीं चलाई, ना ही कोई ब्रिज कोर्स जैसी चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए बीएड कैंडिडेट के लिए काफ़ी कह सकते हैं अनफेवरेबल थिंग है। दूसरा देखिए काफ़ी ऐसे कैंडिडेट भी है जिन्होंने क्या किया कि जैसे उनकी बीएड के बेस पे उन्होंने रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद ज्वाइनिंग के बीच उन्हें कुछ टाइम मिल गया। जैसे 23 चौंठ के भी काफ़ी कैंडिडेट है, तो उसमें क्या हुआ कि उन कैंडिडेट ने जब फॉर्म अप्लाई किया था तब उन्होंने बीएड की हुई थी, बट इस टाइम जो गैप था इस दौरान उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी डीएलएड भी कंप्लीट कर ली, यानी उन कैंडिडेट ने अपनी डीएलएड कर ली। तो कहीं ना कहीं देखिए इन कैंडिडेट के लिए राहत देखने को मिल सकती है कि जिन कैंडिडेट ने इस टाइम पीरियड के दौरान जब तक उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली और अगर इसी दौरान उन्होंने अपनी डीएलएड भी कर ली है तो इन कैंडिडेट को शायद कहीं ना कहीं एक राहत देखने को मिल जाए। बाकी तो देखिए इसके बारे में हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ ही आइडियाज़ कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन तो माननीय कोर्ट ने ही लेना है, वो अपने बिहाफ पे जो भी डिसीजन लेगी। बाकी ये है कि कहीं ना कहीं इन कैंडिडेट को शायद एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले। इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूं एनआईयूएस कैंडिडेट की, तो एनआईयूएस कैंडिडेट के बारे में देखिए अभी तक कहीं से कोई खास ऐसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला जिसको हम कंसीडर कर सके कल की रिक्रूटमेंट में। बाकी उम्मीद है उनके बारे में भी बहुत जल्द कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले कि क्या कैसे डिसीजन लिया जाएगा। बाकी देखिए कल की जो सुनवाई है ईटीटी 23 चौंठ के साथ साथ 59-94 के कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनआईयूएस के जो कैंडिडेट है देखिए 59-94 में भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं उन पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जो भी इम्पैक्ट आएगा देखिए कल जो भी डिसीजन लिया जाएगा डायरेक्टली उसका इफेक्ट आपको कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। अगर हाई कोर्ट डिसीजन लेती है कि बीएड और एनएस कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि 23 चौंठ की कट ऑफ हाई जाएगी, और अगर इन्हें शामिल नहीं किया जाता है तो ऑब्वियस है कि कट ऑफ काफ़ी डाउन देखने को मिलेगी, काफ़ी लो कट ऑफ जाएगी, बहुत सी कैटेगरी में तो बहुत ज़्यादा डाउन कट ऑफ जाएगी। तो ये इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा और 59-94 के ऊपर भी सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी देखिए जो भी कल अपडेट आएगी, जो भी डिसीजन लिया जाएगा जो भी हाई कोर्ट में कल डिसीजन होगा, उस डिसीजन का जो भी फैसला जो निकल के आएगा वो मैं आपके साथ इसी चैनल पे जरूर शेयर करूंगी। इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है कि जो मैंने फैक्ट एंड फिगर आपके साथ रखे, जो भी मैंने आपको बातें बताई वो आपको समझ आई होगी और आपने अच्छे से चीज़ को समझा होगा। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है बीएड और एनआईएस के कैंडिडेट को लेकर, कल क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ है, जो डिपार्टमेंट का जो इसमें जो स्टैंड रहा है उसके ऊपर आपका क्या मानना है, इसके बारे में अपने व्यू पॉइंट जरूर रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।